नमस्कार मित्रों, आज के व्याख्यान प्रेमचंद साहित्य संबंधी मान्यताएं में आपका हृदय की अतल गहराइयों से स्वागत, वंदन, अभिनंदन। अपने पिछले वक्तव्य में हमने प्रेमचंद के उपन्यासों में उन्होंने किस प्रकार के जीवन मूल्यों की बात की है, इस पर बात की थी। आज हम उन्होंने साहित्य के संबंध में उनकी क्या मान्यताएं हैं, इस पर विचार करेंगे। प्रेमचंद जनवादी साहित्यकार हैं। उन्होंने जीवन को समग्रता में अपने साहित्य के माध्यम से देखने का प्रयास किया। साहित्य हमारे जीवन को स्वाभाविक बनाता है, स्वाधीन बनाता है। प्रेमचंद मृत्यु को जीवन का साक्षात सत्य स्वीकार करते हैं और इसलिए उनके उपन्यासों में मृत्यु की भयावहता का गंभीरता से उन्होंने अंकन किया है। प्रतिज्ञा उपन्यास में उन्होंने इस बात को स्पष्ट करते हुए बहुत बारीकी से लिखा है, बसंत कुमार ने एक बार फिर जोर मारा पर हाथ पांव ना हिल सके। तब उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। तट पर लोगों ने डूबते देखा। 2-4 आदमी पानी में कूदे, पर एक ही क्षण में बसंत कुमार लहरों में समा गए। केवल कमल के फूल पानी पर तैरते रह गए, मानो उस जीवन का अंत हो जाने के बाद उसकी अतृप्त लालसा अपनी रक्त रंजित छटा दिखा रही हो। मृत्यु उस जीवन का अंत तो है, किंतु पुनर्जीवन भी होता है। इसलिए मृत्यु से घबराना नहीं है, मृत्यु को से डरना नहीं है। प्रेमचंद ने हमेशा अपने आदर्शों के अनुरूप अपना जीवन व्यतीत करने का प्रयास किया। वो ये मानते थे कि जीवन में धन जरूरी है, किंतु उसको बहुत अधिक महत्व उन्होंने कभी भी नहीं दिया और शायद यही कारण है कि हमेशा उन्हें आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ा। किंतु आर्थिक संकटों से वो कभी हताश नहीं हुए, निराश नहीं हुए। उससे उन्होंने एक बल लिया, एक नई चेतना ली, एक नया साहस लिया और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जुट गए। प्रेमचंद व्यक्ति और समष्टि दोनों जगत में सेवा भाव को महत्वपूर्ण मानते हैं। रंगभूमि उपन्यास में राजा और प्रजा के आपसी संबंधों को अपनी दृष्टि से व्याख्यायित करते हुए प्रेमचंद ने लिखा है, आज राजा और प्रजा में भोक्ता और भोग्य का संबंध नहीं है, अब सेवक और सेव्य का संबंध है। अब अगर किसी राजा की इज्जत है तो उसकी सेवा प्रवृत्ति के कारण। अब वो समय निकल गया जब राजा मनमाने तरीके से नियम कायदे बनाकर अपनी प्रजा पर शासन करते थे। अब उन्हें अपने आप को सेवक मानना होगा। वो प्रजा के सेवक हैं और उनके नियम, उनके कायदे जब तक प्रजा के हित में नहीं होंगे तो वो दिन दूर नहीं जब उन्हें प्रजा उनके पद से च्युत कर देगी। जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रेमचंद के अनुसार व्यक्ति को स्वावलंबी होना जरूरी है। प्रेमचंद स्वयं भी आडंबरहीन सादा जीवन
जीने में विश्वास रखते थे। वे गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित थे और इसलिए वो सत्य, हृदय परिवर्तन, अहिंसा का पालन करते हुए समाज में परिवर्तन लाने के पक्षधर थे। अपनी रचनाओं में उन्होंने अपने इन्हीं सिद्धांतों को, गांधीवादी दृष्टिकोण को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लिपिबद्ध किया है। भारतीय संस्कृति में सत्य, प्रेम, आध्यात्मिकता, परलोक, पुनर्जीवन में विश्वास, मैत्री, समन्वयवादिता, अहिंसा, सेवा, त्याग, सहयोग, करुणा, विनय, अपरिग्रह, अस्तेय का पालन, प्रकृति, प्रेम, ये सब समाहित हैं और इन सब को प्रेमचंद ने अपने साहित्य में स्थान दिया है। प्रेमचंद भारतीय संस्कृति से प्रभावित थे। उन्होंने गोदान उपन्यास में प्रोफेसर मेहता के माध्यम से भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता को सिद्ध करने का प्रयास किया है। कर्मभूमि उपन्यास में उन्होंने लिखा है, हम अपनी पुरानी संस्कृति को भूल बैठे हैं। वह आत्म प्रधान संस्कृति थी। जब तक ईश्वर की दया ना होगी, उसका पुनर्विकास ना होगा, और जब तक उसका पुनर्विकास ना होगा, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। प्रेमचंद ने अपने जीवन दर्शन में समन्वय, संतुलन को महत्व दिया। उनके अनुसार सामाजिक असंतुलन के परिणाम स्वरूप ही सर्वहारा वर्ग दुखी है, पीड़ित है। इसे दूर करने के लिए प्रेमचंद ने अपने साहित्य में समन्वय मार्ग को अपनाने की अपनी स्वीकृति दी है। उन्होंने इसकी बात की है। उन्होंने ये कहा कि हिंदू समाज में परस्पर स्नेह, सहयोग पर आधारित संयुक्त परिवार प्रणाली भारतीय संस्कृति और सभ्यता की विशेषता रही है। पाश्चात्य संस्कृति के अंधानुकरण के कारण आज एकल परिवार को मनुष्य श्रेष्ठ मानने लगा है। प्रेमचंद ये स्वीकार करते हैं कि जो व्यक्ति अपने परिवार के व्यक्तियों के विषय में नहीं सोचता, उसमें दया, प्रेम कुछ भी शेष नहीं रहता है और अंत में वो अकेला हो जाता है। गोदान उपन्यास में अगर हम देखें तो होरी का परिवार तब तक सुखी और समृद्ध परिवार था जब तक होरी, हीरा और शोभा ये तीनों एक साथ रहते थे। उनके घर के बाहर 4-4 जोड़ी बैल बंधे रहते थे। किंतु जब इन तीनों में अलगोजा हुआ, तीनों अलग रहने लगे, तब इन तीनों की स्थितियों में परिवर्तन आया। वे दिन दिन ऋणी होते चले गए। उनके घर में एक ही समय भोजन उपलब्ध होने लगा और इस प्रकार से प्रेमचंद ने बताया है कि जब हम संयुक्त परिवारों में रहते हैं, तब हमारे सुख और दुख संयुक्त होते हैं और इसलिए हमें पता भी नहीं चलता कि कब दुख आकर निकल गया। एक के दुख में सब खड़े हो जाते हैं, किंतु एकल परिवार में सुख भी आपके अगर हैं जिन पे आप इतराते हैं, तो ये मान लीजिए कि दुख के समय में भी आप अकेले ही हैं। आपके बगल में कोई आपका साथ देने के लिए नहीं खड़ा। प्रेमचंद साहित्य और नीति शास्त्र का एक ही लक्ष्य मानते हैं। साहित्य में हृदयगत भावों को अभिव्यक्त किया जाता है, तो नीति शास्त्र में
तर्क और उपदेशों के माध्यम से मस्तिष्क और मन को प्रभावित किया जाता है। साहित्य मनुष्य के अंदर सुषुप्तावस्था में देवत्व को जागृत करने का काम करता है। प्रेमचंद ने लिखा भी है, मनुष्य स्वभाव से देवतुल्य है। जमाने के छल प्रपंच या और परिस्थितियों के वशीभूत होकर वह अपना देवत्व खो बैठता है। साहित्य इसी देवत्व को अपने स्थान पर प्रतिष्ठित करने की चेष्टा करता है। वे आगे लिखते हैं, उपदेशों से नहीं, नसीहतों से नहीं, भावों को स्पंदित करके, मन के कोमल तारों पर चोट लगाकर, प्रकृति से सामंजस्य उत्पन्न करके। प्रेमचंद के अनुसार जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे अंदर किसी भी प्रकार की द्वेष की भावना नहीं होती, निश्चल प्रवृत्ति से युक्त होते हैं। किंतु इस संसार में आकर विभिन्न प्रकार के प्रलोभनों के कारण हम निरंतर स्वार्थी होते जाते हैं। सब कुछ प्राप्त करने की इच्छा, जो कुछ है वो हमारा ही हो, इस भावना के कारण हम दूसरे व्यक्ति से छल करने लगते हैं और इस पूरे के पूरे प्रपंच में हमारा देवत्व, हमारी पवित्रता, हमारे अंदर की जो निष्कपटता है वो कहीं खो जाती है। सद साहित्य इसी देवत्व को पुनः प्रतिष्ठित करता है, हमें अच्छे और बुरे का ज्ञान कराता है, हमारे विवेक को जागृत करता है और हमसे वो कर्म करने के लिए कहता है जो केवल एक मनुष्य के लिए नहीं, मनुष्य मात्र के लिए जो अच्छे हों। साहित्यिक आदर्शों के महत्व को रेखांकित करते हुए प्रेमचंद साहित्य को मनुष्य जाति में चारित्रिक निर्माण में सहायक मानते हैं और वो कहते हैं कि ये आदर्श मानवीय उत्थान में एक साधन के रूप में आते हैं। साहित्य में जिन आदर्शों की बात की जाती है, अगर वो आदर्श मनुष्य अपने जीवन में, अपने चरित्र में उतार ले तो उसका तो भला होगा ही, मनुष्य जाति का विकास कोई नहीं रोक सकता। वो कहते हैं, किसी राष्ट्र की सबसे मूल्यवान संपत्ति उसके साहित्यिक आदर्श होते हैं। व्यास और वाल्मीकि ने जिन आदर्शों की सृष्टि की, वह आज भी भारत का सिर ऊंचा किए हुए हैं। राम की हम सभी पूजा करते हैं। सब कहते हैं कि कैसा बेटा होना चाहिए, राम जैसा, कैसा पति होना चाहिए, राम सदृश, कैसा भाई होना चाहिए, भरत जैसा, कैसी पत्नी होनी चाहिए, सीता माँ जैसी। ये हमारे आदर्श हैं कि वो भाई जिसे राज्य मिल रहा था, वो बेटा जिसके पिता ने उसका राज्याभिषेक करने के लिए लोगों को आमंत्रित कर दिया था, वो माता के द्वारा मांगे गए वचन को पूरा करने के लिए 14 वर्ष के लिए वनवास को सहर्ष स्वीकार कर लेता है। ऐसा भाई भरत जिसे राज्य मिल रहा हो, वो कैसे अपने भाई की पादुका को सिंहासन पर रखकर 14 वर्ष राज्य करता है। वो पत्नी जो चाहती तो महलों में रहकर जिस प्रकार का जीवन वो बचपन से भोग रही थी, उसे भोगती रहती, क्योंकि वनवास दिया गया था राम को, सीता को नहीं।
पर उसने अपने पति के साथ जाना स्वीकार किया। तो इस साहित्य के माध्यम से हमें उन आदर्शों का पता चलता है जिन आदर्शों को अपने जीवन में लाकर मनुष्य मनुष्य बनने लायक हो सकता है। अन्यथा खाता पीता सोता जागता तो पशु भी है, पर उसमें भी पशुत्व में भी एक प्रकार का आदर्श है। वो आपको तब तक नहीं काटेगा, तब तक आपको चोट नहीं करेगा जब तक आप उसको नुकसान नहीं करेंगे। प्रेमचंद कलावादी रचनाकार नहीं थे। उन्होंने मनोरंजन के लिए साहित्य नहीं लिखा। उनकी कला के लिए सिद्धांत की व्याख्या कलावादियों के व्याख्या से नितांत भिन्न रूप में हमें दिखाई देती है। वे मनुष्य की मौलिक प्रवृत्तियों की अभिव्यक्ति स्वीकार करते हुए लिखते हैं कि वह साहित्य चिरायु हो सकता है जो मनुष्य की मौलिक प्रवृत्तियों पर अवलंबित हो। और अगर कोई ऐसा साहित्य है जिनमें इन प्रवृत्तियों को लेखक ने नहीं दिखाया, तो वो साहित्य अल्पकालिक होगा। वो कब प्रकाशित हुआ, कब पाठकों के मध्य आया और कब लोप हो गया, पता भी नहीं चलेगा। आज भी हम क्यों रामायण और महाभारत पढ़ते हैं, क्यों हम प्रेमचंद की कहानियों को पढ़ते हैं? क्योंकि उसमें हमें मनुष्यता मिलती है, उसमें हमें ये बताया गया है कि हमें कैसे अपना जीवन यापन करना चाहिए। शीलता से, सुंदरता से, लोकहित की कामना से युक्त साहित्य हमेशा समसामयिक होता है। ये किसी एक काल विशेष का साहित्य नहीं है, क्योंकि काल प्रवाह के साथ मनुष्य की मौलिक प्रवृत्तियों में अंतर नहीं आता। ये मौलिक प्रवृत्तियां क्या हैं? हर्ष, विषाद, विस्मय, क्रोध, आशा, निराशा। ये किसी काल की सीमाओं में बंधी हुई नहीं है। काल के साथ साथ इनमें परिवर्तन नहीं आता। इसलिए जो साहित्य मनुष्य की इन प्रवृत्तियों को अपने में समेटे हुए है, वो सार्वकालिक साहित्य है। लेखक अपने देशकाल से प्रभावित होता है और अपने साहित्य के माध्यम से यथासंभव उस देशकाल को प्रभावित करने का प्रयास भी करता है। अपने देश की हर छोटी बड़ी समस्या साहित्यकार को विचलित करती है, उसे प्रभावित करती है और वो उसका समाधान निकालने के लिए विकल हो उठता है। ऐसे में साहित्यकार के साहित्य में झलकती हुई पीड़ा, संत्रास किसी एक देश की सीमा तक कैसे रह सकती है? वो सार्वभौमिक बन जाती है, सार्वकालिक बन जाती है। अगर किसान प्रेमचंद के कहानियों में पीड़ित है, संत्रासित है, दुखी है, तो आज भी कमोवेश अगर हम देखें तो हमें दुखी किसान दिखाई दे जाएंगे। अगर उस समय नारी के ऊपर अत्याचार हो रहे थे, नारी किन्हीं समस्याओं से जूझ रही थीं, तो आज भी हम उन समस्याओं को अपने आसपास देख सकते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वही साहित्य श्रेष्ठ साहित्य है जो काल की सीमाओं में बंधा हुआ ना हो, जिसमें केवल एक समय विशेष की पीड़ा तो व्यक्त की गई हो, किंतु उस पीड़ा के साथ साथ मनुष्य मात्र की पीड़ा दिखाई दे।
अगर प्रेमचंद ने नारी की समस्या पर बात की है तो नारी का शिक्षित होना केवल भारत में ही जरूरी नहीं है, विदेशों में भी नारी का शिक्षित होना जरूरी है। इसी तरह से वो केवल एक राज्य की एक सीमा तक बंधा हुआ समस्या नहीं है, वो उसके पार जाकर भी देखने की बात हमारे लिए करते हैं। सत साहित्य सस्ते मनोरंजन से भिन्न होता है, क्योंकि फुटपाती साहित्य या जिसे हम सस्ता साहित्य कहते हैं, सस्ता मनोरंजन का साहित्य कहते हैं, वो क्षणिक आनंद की अनुभूति देता है, जिसमें आपकी जो इंद्रियां हैं उन्हें जागृत कर दिया जाता है, उनमें रोमांच उपस्थित कर दिया जाता है और एक चरमावस्था आने के बाद वो उन्माद की स्थिति जो है वो शांत हो जाती है। किंतु सत साहित्य हमें आनंद की परमावस्था पर ले जाता है, वो सत्य और सुंदर की प्रतिष्ठा करता है, वो पाठकों को संघर्ष करने के लिए प्रेरित करता है और उसे मानसिक तृप्ति प्रदान करता है। और ये मानसिक तृप्ति कुछ सेकंड, कुछ घंटे, कुछ समय की ना होकर सार्वकालिक होती है। प्रेमचंद ने लिखा है, साहित्यकार का काम केवल पाठकों का मन बहलाना नहीं है, यह तो भाटों, मदारियों, विदूषकों और मस्खरों का काम है। साहित्यकार का पद इससे कहीं ऊंचा है। हमारे मार्गदर्शक होते हैं, अपने साहित्य के माध्यम से वो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। जरूरी नहीं है कि वो हर समस्या का समाधान अपने साहित्य के माध्यम से हमें दें, वो केवल एक चिंगारी हमारे सामने उपस्थित करते हैं। पाठक उस चिंगारी को आग में परिवर्तित करता है, संघर्ष करता है और अपनी अपनी दृष्टि से उस समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास करता है। प्रेमचंद साहित्य में अति श्रृंगारिकता के भी विरोधी थे। उनका मानना था कि यदि कालिदास और वाल्मीकि सदृश कुछ रचनाओं में घोर श्रृंगारिक वर्णन है भी, तो इसका अर्थ ये कदापि नहीं निकाला जा सकता कि अनुगमन कर परवर्ती साहित्यकार भी वैसा ही लिखें। कई बार ढका हुआ श्रृंगार और ज्यादा रोचक हो जाता है और ज्यादा सुंदर बन जाता है। साहित्य का उद्देश्य समाज और व्यक्ति को उच्च आदर्शों से युक्त करना है। श्रृंगार और प्रेम यद्यपि जीवन के यथार्थ हैं, जीवन का सत्य हैं, किंतु उनका मर्यादित, संयमित वर्णन ही स्वीकार्य होना चाहिए। रंगभूमि उपन्यास में सोफी प्रभु सेवक की कविता पर टिप्पणी करते हुए कहती हैं, तुम्हारी कविता उच्च कोटि की है, मैं इसे सुंदर कहने को तैयार हूं, लेकिन तुम्हारा कर्तव्य है कि अपनी इस अलौकिक शक्ति को स्वदेश के हित में लगाओ। वो आगे कहती है, अवनति की दशा में श्रृंगार और प्रेम का राग अलापने की जरूरत नहीं होती, इसे तुम भी स्वीकार करो। श्रृंगार और प्रेम की बात कहां करनी है, क्यों करनी है, कितनी करनी है, किस सीमा तक करनी है, ये बात साहित्यकार को समझनी होगी। अगर देश में अवनति की स्थिति है, कहीं पर समस्याएं हैं, तो वहां पर श्रृंगार की नहीं, वहां पर वीर रस की जरूरत है। वहां पर प्रेम की नहीं, वहां पर त्याग की जरूरत है। तो साहित्यकार को यह समझना होगा कि वो अपने साहित्य में किस
चीज को लेकर, किस विषय को लेकर अपने साहित्य का सृजन कर रहा है, क्योंकि वो विषय केवल उसी पर नहीं, उसके पाठकों पर ही प्रभाव अंकित नहीं करेगा, उस प्रभाव के कारण समाज के ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा। साहित्य किसे कहना चाहिए, साहित्य का लक्ष्य क्या हो, साहित्य का कर्तव्य क्या हो, इस बात को, इन प्रश्नों को प्रेमचंद ने अपने साहित्य में स्थान स्थान पर रेखांकित किया है। वे साहित्य में विचार और कला, इन दोनों के समुचित प्रयोग के पक्षधर थे। ना केवल साहित्य ऐसा हो जिसमें विचारों का, तथ्यों का जमावड़ उपस्थित हो, और ना केवल वो मनोरंजन से ही युक्त हो, उसमें विचार और कला पक्ष में भाषा इत्यादि आएगी कि वो दोनों समुचित रूप से, ठीक तरीके से हों। ठीक वैसे ही जैसे नमक और आपकी चीनी, ये दोनों जीवन के लिए आवश्यक हैं, पर अधिक सेवन दोनों का ही नुकसानदायक है। साहित्य किसे कहेंगे, इस प्रश्न पर विचार करते हुए प्रेमचंद ने लिखा है, साहित्य उस रचना को कहेंगे जिसमें कोई सच्चाई प्रकट की गई हो, जिसकी भाषा प्रौढ़, परिमार्जित और सुंदर हो, और जिसमें दिल और दिमाग पर असर डालने का गुण हो, इसे साहित्य कहेंगे। जीवन की सच्चाइयों और उसमें जीवन के प्रति लेखक के अनुभूतियों को अभिव्यक्त करने वाली रचना ही प्रेमचंद की दृष्टि में साहित्य हो सकती है। प्रेमचंद साहित्यकार का सत्यभाषी होना आवश्यक मानते हैं। साहित्य में कल्पना का समावेश किया जाता है और किया जाना चाहिए, क्योंकि केवल सत्याधारित साहित्य बोझिल हो जाएगा। कल्पना उसमें इंद्रधनुषी रंग भरती है, पाठक को प्रेरित करती है, जागृत करती है, उसमें जिज्ञासा उत्पन्न करती है कि वो उस साहित्य को पढ़े। किंतु जो केवल कल्पनाधारित साहित्य हो, जिसमें सत्य ना हो, यथार्थ ना हो, जीवन ना हो, वो प्रेमचंद की दृष्टि में साहित्य नहीं है। अच्छा साहित्य किसी मार्गदर्शक की भांति पाठक का पथ प्रदर्शक बनता है। वो मनुष्य में सोई हुई मनुष्यता को जगाता है, उसमें सद्भावनाओं का, प्रेम, स्नेह, त्याग, सहिष्णुता इत्यादि भावनाओं का संचार करता है, जिससे उसकी दृष्टि व्यापक बने। जो साहित्य हमारे अंदर संकीर्णताएं भरता हो, उसे प्रेमचंद स्वीकार नहीं करते। भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है। प्रेमचंद भाषा को सरल, सहज रूप में स्वीकार करना चाहते हैं, और इसीलिए उन्होंने हिंदी के सरल सहज स्वरूप हिंदुस्तानी का समर्थन किया है, जिससे अधिक से अधिक लोग उनकी बात को समझ सकें, उनके साहित्य को पढ़ सकें। उन्होंने लिखा है, हमारा आदर्श तो ये होना चाहिए कि हमारी भाषा अधिक से अधिक आदमी समझ सके। प्रेमचंद की अपनी शिक्षा भी उर्दू फारसी के माध्यम से हुई थी, जो उस समय भारतीय मुसलमानों की भाषा थी। प्रेमचंद ने इस्लामी सभ्यता, संस्कृति, इतिहास के चित्र भी अपनी कहानियों, उपन्यासों और नाटक करबला में अंकित किए हैं।
इस तरह से हम देख सकते हैं कि उन्होंने हिंदू मुस्लिमों को दो विरोधी जाति के रूप में नहीं, अपितु मानवीय धरातल पर देखा, समझा और लिपिबद्ध किया है। वे दोनों संस्कृतियों में सहिष्णुता की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं, अपनेपन की बात करते हैं। अपने अगले वक्तव्य में हम इसी बिंदु को आगे बढ़ाएंगे और इसके साथ साथ हम इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों में किन समस्याओं को उद्घाटित किया है। तब तक के लिए धन्यवाद।